पीएम नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी के ठीक पहले काबीना में किस किस को जगह मिलेगी, इसको लेकर इशारे मिलने लगे हैं। मोदी की नई टीम में वजीर बनने जा रहे अरकान पार्लियामेंट को हलफ के लिए फोन जाने शुरू हो गए हैं। वजीर बनने जा रहे कुछ एमपीज खुलकर उन्हें फोन आने की बात को कबूल भी कर रहे हैं। कुछ अरकान पार्लियामेंट को खुद बीजेपी सदर अमित शाह तो कुछ को पीएमओ की जानिब से फोन किया जा रहा है। बीजेपी एमपी निरंजन ज्योति के मुताबिक उन्हें हलफ के लिए खुद अमित शाह ने फोन किया था। आपको बता दें कि सुबह करीब 1.5 घंटे तक पीएम मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह की मीटिंग हुई। जराये के मुताबिक इसमें वुजरा के नाम पर हतमी मोहर लगाई गई। पीएम मोदी कुछ देर में पीएम हाउस में हलफ लेने वाले वुजरा से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। उसके बाद ही वुजरा के नामों का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सब अपने अपने तरह के कयास लगा रहे हैं, अपनी अपनी तरह की लिस्ट लोगों ने तैयार कर रखी है और अपने दावे किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात जिस पर सबकी निगाह है कि क्या अमित शाह मिनिस्ट्री में शामिल होंगे या फिर वो सदर के ओहदे पर बने रहेंगे। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। इसको लेकर भी तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। आखिर कैसे होगी और किस तरह की होगी मोदी की कैबिनेट, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वजीर आजम बनेंगे और उसका हलफ लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ निखत अब्बास मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। सैयद बाबर अशरफ साहब हैं मेरे साथ, वाइस प्रेसिडेंट है दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के, और इसके साथ ही प्रोफेसर विशाल मिश्रा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका सहाय जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। निखत मैं आपके पास आऊं इससे पहले अंबिका सहाय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस, कैसे दिखने वाली है 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट? मुझे जो दिखाई दे रहा है जी, एक्सपीरियंस तो बाद में होगा, लेकिन अंदाजे बया है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक मास्टर साहब होते थे और बाकी सब छात्र होते थे जी, और एक क्लास मॉनिटर होता था। तो मोदी जी का कद इतना बड़ा हो चुका है राजनैतिक दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी, कि वो, हम ये तो नहीं कहना चाहेंगे कि इट विल बी ए 1 मैन कैबिनेट या 1.5 मैन रूल, लेकिन अगर डिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो द सोल इंस्पायरिंग फोर्स विल बी नरेंद्र मोदी, and all the levers of powers will also be controlled by his office. मैं तो ऐसी तस्वीर आने वाले दिनों में देख रहा हूँ। यदि अमित शाह साहब ज्वाइन करते हैं कैबिनेट में भी एज होम मिनिस्टर, तो वो सशक्त होंगे और डुअल सेंटर ऑफ पावर नहीं होगा, लेकिन जो हैसियत क्लास में मॉनिटर की होती है उतना तक तो जरूर होगा। जी, मैं ऐसे देखता हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है इस बार, और खासतौर पर इसमें कोलकाता का नाम लिया जा रहा है क्योंकि 18 सीटें वहां से आई हैं, जब 2 थी तब भी वहां से मिनिस्टर बनाए गए थे, और अब तो 18 आए हैं वहां से एमपी। जैसे में बाबुल सुप्रियो का नाम जो है वो काफी आगे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि एक या एक से ज्यादा मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है, कुछ अहम पोर्टफोलियो दिया जा सकता है कुछ करने के लिए, क्योंकि वहां असेंबली इंतखाबात भी है? जी जी बुशरा, एक तो असेंबली में चुनाव है जी, और अगर सेंट्रल हॉल में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण ठीक से सुना होगा तो वो अब बिल्कुल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि देखिए पिछले चुनाव में भी 2014 में हिंदी हार्टलैंड में तो सैचुरेशन पॉइंट पे ऑलरेडी थे उनकी ताकत, इस बार फिर हो गई। तो अब कहाँ बढ़ेंगे? पूरब में भी बढ़ गए करीब करीब, एक बंगाल पूरी तरह फतह करना है और दक्षिण जाना है। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि दक्षिण से भी काफी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा इस बार। जी, विशाल जी, आप ये देखें कि
हालांकि 303 जो है अपने दम पर एमपीज आए हैं बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पिछली बार भी देखा था 2014 में भी जो उनकी मुआविन जमातें हैं यानी कि जो अलाए हैं उनको तब भी अहमियत दी गई थी। और इस बार भी लगभग सभी ने कबूल किया है कि सबके पास फोन आ गए, लगभग एक एक जो है तमाम जितनी भी उनके अलाए हैं उनकी पार्टी से मिनिस्टर बनाए जाएंगे। तो इसको एक अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए कि जो गठबंधन का धर्म है एक तरह से उसको निभाया जा रहा है, उन्हें भी उसी तरह से अहमियत और इज्जत दी जा रही है। बिल्कुल बुशरा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये एनडीए है अपने आप में, यहाँ पर सभी दलों को बराबर म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिया जाता है, जिसका आप एग्जाम्पल आज मोदी जी की गवर्नमेंट में ही नहीं, मुझे अच्छे से याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी घटक दलों को अटल जी की पूरी कोशिश यही थी कि उनको साथ लेकर चला जाए, और उन्होंने बिल्कुल अपने गठबंधन के धर्म को बखूबी निभाया और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो 2014 से 19 5 साल की जो सरकार रही एनडीए की, बिना किसी टसल के, बिना किसी मनमुटाव के चीजें बिल्कुल स्मूथली चली। और इस बार के अगर आप चुनाव में देखें तो मोदी जी के नामांकन में बनारस में एनडीए के सभी घटक दल मौजूद थे, इवन जो उनके अपने बड़े थे उन्होंने उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया। आज भी आप देख सकते हो शाम को सब ओथ सेरेमनी है, इस ओथ सेरेमनी से अपनी भारतीय सनातन परंपरा को जीवंत रखते हुए उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़े मार्गदर्शक रहे इस पार्टी के लिए, और लगभग 4 दशक उन्होंने लोकसभा में बिताए, उनको उन्होंने सम्मान दिया। उनके साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वो उन वीर जवानों की शहादत जिनकी हुई है इस देश को बचाने में, अक्षुण्ण रखने में, उस वार मेमोरियल पे गए। उसके बाद आज आप देखिए कि एनडीए दल के सभी घटक मौजूद हैं। इवन में हमने न्यूज में सुना था कि महाराष्ट्र से शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी सपरिवार दिल्ली पधारे हुए हैं। ऐसे में ये बीजेपी की पूरी कोशिश होगी, खासतौर से प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी की, कि सभी घटक दलों को संतुष्ट रखा जाए। ऐसे में मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं होगा कि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इन द नंबर ऑफ देयर, इन द टर्म्स ऑफ देयर नंबर। और एज फार एज द नंबर ऑफ सीट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट्स आर कंसर्न, इसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं है कहने में कि हालांकि उत्तर प्रदेश से 64 सीटें जीत कर आए हैं, लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से एक तो बनारस से मोदी जी खुद ही होंगे और दूसरे राजनाथ सिंह जी की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को हरा के एक प्रकार से वंशवाद को समाप्त किया है, तो उनका भी कद बढ़ा है। बरेली से जो गांगवार जी हैं, जो 8 बार लोकसभा जीत कर आए हैं, प्रोटेम स्पीकर भी हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनका भी नाम है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि 4-5 नाम यहां से निकल के आ रहे हैं। महेंद्र शर्मा जी हैं और जो है जनरल वीके सिंह जी हैं। नो डाउट जो सहाय सर ने कहा कि साउथ इंडियन स्टेट को वो तवज्जो देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 2 सीटें लेकिन लग नहीं रहा एआईडीएमके की नहीं, एआईडीएमके को भी, चाहे मेरा अपना मानना है या व्यक्तिगत की, चाहे वो एक ही सीट देंगे, लेकिन देंगे जरूर ताकि दक्षिण में भी उनकी अपनी पकड़ मजबूत बनी रहे। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी हार्टलैंड बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, आज पैन इंडिया पार्टी बन चुकी है। आप देखें तो पूरा हिंदी हार्टलैंड के अलावा साउथ इंडिया में भी, कर्नाटक में भी अपनी इन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की है। केरला में भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश जारी है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी पहुंच ही चुके हैं। एक बंगाल बचा हुआ था, वहां से भी इस बार अच्छी खासी संख्या में इन्होंने 18 सीटें। बाबर साहब को मैं शामिल करना चाहूंगा। बाबर साहब, अगर हम पिछली बार की बात करते हैं तो जब 2014 में हलफ बर्दारी तकरीब हुई थी, तब तकरीबन 45 मिनिस्टर थे साथ में जिन्होंने हलफ उठाया था, और उसके बाद हालांकि बढ़ते बढ़ते जो है वो 76 मिनिस्टर्स हो गए थे। इस बार ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी कैबिनेट हो सकती है, जिस तरह का सबको खुश करने की कोशिश की जा रही है, सबको साथ में लेने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोगों का खास ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। तो लग ही रहा है कि इस बार तकरीबन 64 ऐसे मिनिस्टर्स हो सकते हैं जो साथ में हलफ उठा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार की कैबिनेट कितनी मुख्तलिफ हो सकती है पिछली बार से? हालांकि अरुण जेटली ने खुद ही मना कर दिया है, तो एक वो बड़ा चेहरा नहीं है, तो वो भी अब देखना होगा कि उनकी जो जिम्मेदारियां थी फिर किसको दी जाएंगी। देखिए, तो जाहिर सी बात है 303 सीट जीत के खुद बीजेपी आई है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि ये
मौजूदा सरकार के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है कि उसको सभी घटक दलों को लेके आगे बढ़ना है और उसमें साउथ का एक बहुत बड़ा रोल है। जाहिर सी बात है जगन जी को भी उनको देखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका के अंदर भी उनके लिए आगे आने वाले 2 या 3 साल के अंदर जो है वो उनको अपने को स्ट्रेंथन करना है, तो वहाँ का भी एक सवाल है। केरल को भी अब स्लोली स्टेडली वो बढ़ेंगे जैसा कि साउथ के अंदर अपने पैर पसारेंगे। तो मुझे लगता ये है कि इस बीजेपी के बाहर के घटक के दलों में जो स्ट्रांग साउथ से लोग होंगे उनको एक बड़ी पोजीशंस मिलेगी जिससे बीजेपी अपनी पोजीशन इन स्टेट्स के अंदर मजबूत कर सके। और साथ साथ एक बड़ी चीज़ है जो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो अपनी स्पीच में सेंट्रल हॉल में कहा उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए जो बात कही वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ में एक खौफ हरास का माहौल अपने आप से जाहिर हुआ है। तो उसके ऊपर जो उन्होंने ये कहा जाए कि मरहम लगाने का काम या एक जो सॉफ्ट बात कही है वो इस तरीके से कि उनके दिल को जीता जाएगा और उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और उनके जो भी मुद्दे हैं उनको बराबर से शरीक किया जाएगा। तो ये मुझे लगता है, और ख़ास करके पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से मुख्तार अब्बास साहब ने जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के इशू को एड्रेस किया है और हर सेगमेंट में लोगों की कोशिश की है कि भरपूर मदद की जाए, तो मुझे लगता ये है कि माइनॉरिटीज़ का जहाँ तक सवाल है वो कायम दायम रहेंगे, क्योंकि वो एक उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और साथ साथ वाहिद मुस्लिम चेहरा ही है, वाहिद मुस्लिम चेहरे के साथ साथ एक जो बड़ी बात अब की इस तकरीर में आई है, सबका साथ सबके विकास के साथ सबका विश्वास। सो दैट इज द चैलेंजेबल टास्क इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट हाउ दे आर गोइंग टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ मुस्लिम्स स्पेशली। एंड मुझे लगता ये है कि इस बार जो है वो किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सबको विश्वास में लेके ये सरकार आगे बढ़ेगी। और अगर ऐसा करती है तो ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की, मुझे लगता ये है कि इसमें एक बड़ा भेद लगाने में अगले 5 साल में ये कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात बेहद अहम होगी। निगहत, जाहिर सी बात है आप तो अपने पत्ते नहीं खोलेंगी, अभी 7 बजे तक का सबको इंतजार करना होगा कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे होते हैं, लेकिन लगभग मोटे तौर पर ये साफ हो गया है कि कौन कौन इसमें होने जा रहा है। कुछ ही नाम है जो बाकी है, लेकिन फिर भी फिलहाल ये देखा जाए, खासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो हमने देखा था निर्मला सीतारमण से लेकर सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी सब शामिल थी। स्मृति ईरानी की इस बार अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी को उन्होंने हराया है। पिछली बार का उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि HRD मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री उन्हें दी गई, फिर कपड़ा मिनिस्ट्री उन्हें दी गई, लेकिन बहुत अच्छा वो कहीं पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। यही वजह रही कि बार बार उनकी मिनिस्ट्रीज चेंज हुई। इस बार क्या लग रहा है कि उनको और बेहतर मिनिस्ट्री, बेहतर पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, विमेन एम्पावरमेंट जो है बरकरार रहेगा? बुशरा जी, मेरा मानना है परिश्रम करना आपका कर्तव्य है, पद मिलना या ना मिलना उसका परिणाम है और विनम्रता के साथ उस परिणाम को स्वीकार कर लेना ही आपका अभिमान बन जाता है। और यही वजह है कि शायद उनका कहीं ना कहीं परिश्रम हमेशा हर दफा देखा गया और उन्हें फिर भी, शायद उन्होंने, आपको लगता है अच्छा नहीं करा, पर मैं नहीं मानती कि उन्होंने इतना खराब करा कि उनसे पद छीन लिया जाए, तो उनको मंत्रालय बदलते गए। इस बार की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, आपने मुझे ये कहा कि पत्ते नहीं खोलेंगे, मैं सच बता दूं कि मुझे भी नहीं पता, ये टॉप बॉसेस को पता है। जहां पर हो रहा है मंथन हो रहा है और मेरे हिसाब से अभी भी मंथन कुछ जारी है, असर लग रहा है मुझे। हाँ, अभी भी कुछ ना कुछ मंथन जारी है और वो काम हो रहा है, शाम तक लिस्ट आ भी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर दो तीन चीजें बोली गई, जैसे बोला गया कि मोदी जी एक इंस्पायरिंग फोर्स है, वो है, हम भी मानते हैं, पर एक परिवार की तरह एनडीए को लेकर हम साथ चले हैं और उसका हमने परिणाम भी देखा है कि हमने जो नारा लगाया था बीजेपी 300 पार और एनडीए 350 पार हुआ है। और सभी अक्सर देखा जाए तो घटक दलों में ना लड़ाइयां हो जाती हैं, वो यहाँ पर एनडीए में नहीं देखा गया, बल्कि परिवार के साथ ही सींच कर एकता के साथ, मोहब्बत के साथ लेकर आया गया है और तभी हमने दोबारा से सरकार बनाई है। पर वही कि जिम्मेदारी जब मिलती है तो उचित जवाबदेही भी आप ही की होती है। तो जब आपको जिम्मेदारी मिल रही है तो जनता है, जनता ने बहुमत के साथ जिताया, तो वो हक भी रखती है कि आपसे सवाल भी पूछेगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से इंसाफ करा है मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद के साथ, वो फिर करेंगे और जो भी मंत्रीगण होंगे वो भी अपने देश की सेवा में उसी प्रकार लगे रहेंगे। ठीक है।
मेरे रिपोर्टर शुएब रज़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनके पास मैं जाऊंगी। शुएब, मुझे बताइए किस तरह की फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि 7 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन हलचल तो कल से ही तेज है और आज सुबह से तो मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कौन से वो नाम है जिनको लग रहा है देख के कि इन पे तो कोई भी अब शक शुबा नहीं है? और खासतौर पर अमित शाह के बारे में जानना चाहूंगी, जिनको लेकर बार बार अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए कल से ही बिल्कुल बुशा, देखिए कल से ही तमाम जो नाम है उनकी चर्चाएं तो ज़रूर है, लेकिन एक तरीके से कहें कि फाइनल नाम है, अभी उस पर कोई भी एक पूर्ण विराम जो लगना चाहिए वो शायद नहीं लग पा रहा है। हालांकि कुछ नाम है जैसे सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम जो नाम हैं जो सीनियर लीडर भी है और जिनके पास फ़ोन कॉल गए हैं, यकीनन वो सबको पता है कि ये लोग मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात है कि कुछ देर के बाद ही, क्योंकि जो पीएम ने बुलाया है तमाम लोगों को जिनको फ़ोन कॉल्स गए हैं, तो पीएम हाउस के बाहर भी तमाम मीडिया के लोग हैं, वहाँ भी देख रहे हैं कि कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं चूंकि विजय चौक पर मौजूद राष्ट्रपति भवन की अगर बात करें तो वो यहीं से क्योंकि रास्ता जाता है, और यहाँ की अगर हलचल की बात करूँ तो सुबह से ही, क्योंकि चाहे मीडिया के जमावड़े की बात करें या फिर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर चाक चौबंद सुबह से ही नजर आ रही है। लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई लोग, क्योंकि शाम के 7 बजे से जो सेरेमनी है उसकी शुरुआत होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज दिल्ली में, और यहाँ भी जो टेम्परेचर है वो 40 के पार है। तो यकीनन जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो उम्मीद है कि शायद 4:30-5 बजे से एक तरीके से शुरुआत हो। हालांकि कुछ लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं कि आगे की तरफ जगह मिले, क्योंकि 6-6.5 हज़ार जो मेहमान हैं वो रहने वाले हैं। तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 7 बजे का वक्त रखा गया है। हमने 2014 में देखा था कि वहाँ पहले जो सेरेमनी थी उसकी शुरुआत हुई थी 5 बजे से, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से ही जो वक्त है उसको बढ़ाया गया है। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है कि कौन कौन लोग शामिल होंगे, यकीनन कुछ तस्वीर तो अभी जो जिन लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आई उससे साफ हुई। वही जब अब पीएम से जो लोग मिलने पहुँचेंगे, ये उम्मीद है कि शायद उन्हीं लोगों को दिलाई जाएगी। एक बड़ी बात यह है बुशा, यहाँ पर जो घटक दल है, जो साथी जो साथ के दल है बीजेपी के, चाहे वो जेडीयू हो, शिवसेना हो, अकाली दल हो या फिर लोजपा की बात करते हैं, तो खबर यह है कि एक एक ही मंत्री उनको उनके पाले से होगा। हालांकि नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे थे, कल से ही उन्होंने बात की बीजेपी के सीनियर लीडर से भी कि एक जाति जो समीकरण है उसको कम से कम फिट रखा जाए और कम से कम 2 मंत्री उनको दे दिए जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। एक ही मंत्री जेडीयू से अभी तक होगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछली बार हमने देखा था कि 45 मिनिस्टर्स ने हलफ उठाया था, ओथ ली थी वजीर आजम के साथ, और इस बार ये कहा जा रहा है कि बड़ा हो सकता है मंत्रिमंडल और ऐसे में ज्यादा मिनिस्टर जो है वो ओथ ले सकते हैं। आपके पास क्या खबर आ रही है? क्योंकि खबर ये मिल रही है कि 60 से 64 मिनिस्टर जो है वो साथ में ओथ ले सकते हैं। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि इतना बड़ा एक तरह से जंबो मंत्रिमंडल मिनिस्ट्री हो सकती है, कैबिनेट हो सकता है? देखिए जो मंथन चल रहा है बुशरा, आप जिस तरह देख रहे हैं कि अमित शाह लगातार पीएम से मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स की अगर बात करें तो मंथन लगातार जारी है इस सिलसिले में। और आपने जो कहा कि 2014 में 45 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन आप 2019 तक जब तक इंतखाबात हुए उससे पहले 2018 तक की बात करें तो लगातार जो लिस्ट थी वो लंबी होती चली गई थी, 70 के करीब तक वो पहुंच गई थी। तो उम्मीद तो ये है कि क्या जो अगर पीएम की बात करें तो बिल्कुल 70 के करीब पहुंच गई थी। तो इस बार की अगर बात करें तो हो सकता है कि पीएम मोदी ये चाह रहे हैं कि शुरुआत से एक मजबूत मंत्रिमंडल की के साथ वो शुरुआत करें, क्योंकि 2014 में जो चीज़ें थी वो थोड़ा अलग थी और पहली बार इतना बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो ये भी सबको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दम पर ही पूरा जो चुनाव है, चाहे वो सहयोगी दल हो, उन्होंने भी उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव एक तरीके से लड़ा और जीते भी। तो जो पावर एक तरीके से सेंटर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, तो उसी से पूरे तरीके से तय होगा और वहीं से तमाम चीज़ें यकीनन आगे बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जो तादाद है वो शुरुआत में ही बढ़ जाए। और जो मुझे लगता है कि क्योंकि एक लिस्ट तो 41-42 जो मंत्रियों के जो नाम है वो चल भी रही है मीडिया में, इस तरह के तमाम चीज़ें हो सकता है और लंबी हो जाए और एक मजबूत और बड़ा जो मंत्रिमंडल है शुरुआत से ही मोदी सरकार में देखने को मिले। बुशरा जी, और ये भी देखें शुएब के यहाँ पर वेस्ट
बंगाल को जो है वो खास अहमियत दी गई है और यही वजह है कि जो वहां पे जो कारकुनान बीजेपी के मारे गए थे उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी बुलाया गया है। यही वजह रही कि ममता बनर्जी ने फिर आने से इनकार कर दिया, वो यहाँ पर आ रही थी। और इसके साथ साथ ये भी खबर है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इसके अलावा और भी जो लीडर्स हैं अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबको न्योता दिया गया है और क्योंकि जमहूरियत में वोट हासिल करके बीजेपी ने दोबारा से सत्ता बनाई है तो जाहिर सी बात है आवाम की ये जीत है और इसमें हक है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है, क्योंकि चाहे सोनिया गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उन तमाम लोगों की बात करते हैं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, बड़ी पार्टियों के नेता है, तो सबको न्योता दिया गया है। और जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है बुशरा, जो बीजेपी के जो कारकुनान जो वहाँ पर मारे गए और उनकी हत्या कर दी गई, तो एक मैसेज देने की शायद बीजेपी की तरफ से और ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से कहा जाए कि ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती बीजेपी ने दी है। 18 वहां से सांसद जीते हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं वहां की सत्ता पर काबिज होने का सपना भी अब बीजेपी देखने लगी है। ये वजह है कई जो विधायक है वो भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में और एक मैसेज देने की कोशिश वेस्ट बंगाल के लोगों को कि जो भी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं और उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। तो यही मैसेज है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को और मजबूती वेस्ट बंगाल में मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो असेंबली इंतखाबात वहां पर होंगे, मेरे साथ बने रहिए, तमाम मेहमान भी मेरे साथ मौजूद है, मैं आपके पास लौटूंगी। अंबिकानंद साहिब जी, अगर हम ये देखें कि जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो जाहिर सी बात है अमित शाह का है और अमित शाह अगर कैबिनेट में शामिल होते हैं तो फिर सवाल ये कि कौन होगा फिर पार्टी का सदर, और उनमें भी कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, अलग अलग नाम जो है सामने आ रहे हैं। सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो जेपी नड्डा का है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी अगर हम देखें तो कई स्टेट्स में जो बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले, उसमें वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड भी है, दिल्ली में भी होने जा रहा है और भी कई स्टेट्स हैं जहां पे होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब पार्टी और मजबूत हो रही है, क्या वाकई में अमित शाह अब पार्टी के सदर का ओहदा छोड़कर मिनिस्ट्री में शामिल होंगे? देखिए, बहुत अहम सवाल है बुशरा जी। मंत्री बनाना आसान है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बनाना और अमित शाह का रिप्लेसमेंट ढूंढना, जिस तरह हिंदुस्तान में आज अकेले नरेंद्र मोदी जी चमक रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने परफॉर्मेंस के बल पे अमित शाह ने साबित कर दिया कि करीब करीब वो इर्रिप्लेसेबल है। तो अगर जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे, मोदी जी की मर्जी से जाएंगे मंत्रिमंडल में। अब उनके बाद कौन होगा ये बहुत कठिन बात है, लेकिन जो चर्चा है आम कि जेपी नड्डा, हु इज दिस मैन? ये देखिए, उत्तर प्रदेश के आभारी थे और इनका एक और बैकग्राउंड है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल के पढ़े हैं और इन्होंने अपने बीए की डिग्री भी पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से ली है। कहने का मतलब ये गंगा बेल्ट कंप्लीट हो जाता है अगर उत्तराखंड से गंगा जी निकलती है और गंगा सागर के बाद समुद्र में मिलती है। तो कौन 3 स्टेट आते हैं? उत्तर प्रदेश, जिनका प्रभारी बखूबी इन्होंने निभा दिया, बिहार जहाँ चुनाव होना है, और वेस्ट बंगाल जो अभी फोकस एरिया है। तो उस दृष्टिकोण से एक और कारण है कि कभी जब ये यूथ विंग में हुआ करते थे जेपी नड्डा और उसके अध्यक्ष थे, तो अमित शाह इनके ट्रेजरर हुआ करते थे। तो दोनों में तालमेल भी बड़ी अच्छी है जी। तो इसीलिए शायद ये यूपी में आप देखेंगे शानदार परफॉर्मेंस किया है अभी बीजेपी ने, और ऐसे में जब महागठबंधन था, एसपी बीएसपी आरएलडी साथ में थे, और ऐसे वक्त में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है जब तमाम जो चुनावी पंडित हैं इंक्लूडिंग यू जिन्होंने सीटें जो है वो कम दी थी बीजेपी को, लेकिन वो सारी सी बात है कि इस बार तमाम जो है जो कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बुशरा, यहाँ मैं एक बात जोड़ूंगा कि देखिए, आप यूपी की चुनाव की बातें वापस आ गई। मैं फिर कहूंगा कि हाइंडसाइट या पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कहीं ज्यादा आसान होती है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि ये कास्ट बैरियर्स क्रम्बल किए
अगर कोई एकमात्र कारण था तो वो था नरेंद्र मोदी। वोट जो भी कमल का बटन दबा मोदी जी के नाम पे दबा, और इसको शायद जेपी नड्डा भी मानेंगे, अमित शाह भी मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, करीब करीब जी 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 बिल्कुल। विशाल जी, एक तरह से देखें कि ये कहा गया कि इस बार की जो जीत है बीजेपी की, वो दरअसल तमाम जात बरादरी के जितने भी बैरियर्स थे उनको तोड़ा गया है। यहाँ पर जो सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया था, तमाम मज़ाहिब के जो बैरियर्स है उनको तोड़ा गया है, और यही वजह है कि इतनी शानदार जीत देखने को मिली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कैबिनेट की शक्ल होगी, क्या उसमें इन तमाम चीजों को, जो जातीय समीकरण होते हैं, क्या उनको वाकई में ख्याल रखा जाएगा? क्या उसमें भी इसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि भाई जिसका जैसा परफॉर्मेंस उसके हिसाब से उसको मिनिस्ट्री? बिल्कुल बुशरा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज कैबिनेट का स्ट्रक्चर होगा उसकी आप थोड़ी बहुत रूपरेखा जो ये नए सांसद चुन के आए थे उनके संबोधन जब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने गौर से ये बात कही कि आप ये भूल जाएं कि आप वीआईपी कल्चर में हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को रेखांकित किया कि हमें सबको साथ में लेकर चलना होगा। और आपने ध्यान दिया होगा, अगर उस स्पीच को सुना होगा, तो उसमें उन्होंने कहा था जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबके लिए न्याय की बात होगी, तुष्टीकरण के लिए किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई जगह नहीं होगी। और उन्होंने वहां पर माइनॉरिटीज का भी मुद्दा उठाया था, जो कि पिछले 30 सालों से मैंने जो है पार्टियों ने उसको एक चुनाव का वोट बैंक बनाकर रखा था, उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया कि इस चीज से ऊपर आने की जरूरत है। जो एक भ्रम सा जो है पैदा किया गया है कि बीजेपी इज अगेंस्ट मुस्लिम या अगेंस्ट माइनॉरिटीज, इस भ्रम को भी उन्होंने अपने उस स्पीच में अच्छे से तोड़ा। तो आज मुझे इस कैबिनेट के जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें पूरा विश्वास है, ये मेरा अपना मानना है कि उसमें किसी भी प्रकार के किसी भी जो है जाति या कास्ट या रिलीजन की बात नहीं होगी, क्योंकि वो एक इंक्लूसिवनेस होगा। तो ऐसे में ये, और जब आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो अब अभी आपने जाति के समीकरण को तोड़ा, आपने धर्म के समीकरण को तोड़ा, सभी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर आपको वोट दिया। और अनडाउटेडली सहाय सर ने जो बात कही मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। मोदी जी के व्यक्तित्व के बराबर पूरे विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो ऐसे में जो भी वोटिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व के ऊपर वोटिंग हुई है। और यहां पर व्यक्तित्व के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, हम एक मजबूत सरकार दे सकते हैं, हम आपकी मनोभावनाओं मनोइच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, और इसीलिए जनता ने सभी चीजों से ऊपर वोट दिया। तो इस कैबिनेट में मोर और लेस वो उस स्पीच की झलक बिल्कुल देखने को मिलेगी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होगा।